हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। हाल ही में सरकार के एक खुलासे में 2004 से 5 और 2011 से 12 के बीच किन राज्यों ने गरीबी रेखा में भारी गिरावट दर्ज की है? कौन से राज्य ने गरीबी रेखा में भारी गिरावट दर्ज की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। याद रखना है, बिहार और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने गरीबी रेखा का ये नहीं दर्ज किया था। कहा गया है कि सरकार के खुलासे में 2004 और 5 और 2011 और 12 के बीच जो राज्य ने गरीबी रेखा में भारी गिरावट दर्ज की थी वो बिहार और उड़ीसा हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? वर्ष 2014 के ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की प्रविष्टि के रूप में नामांकित फिल्म द गुड रॉड किस भाषा में है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो गुजराती लैंग्वेज में है, गुजराती भाषा में है। वर्ष 2014 के ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की प्रविष्टि के रूप में नामांकित फिल्म है द गुड रॉड, ये है गुजराती भाषा में, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसकी सदस्यता रद्द कर दी गई? ध्यान से सुनिएगा सवाल। आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसकी सदस्यता रद्द कर दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर योगेंद्र यादव की सदस्यता रद्द कर दी गई थी आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन? प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। संघ सरकार ने स्वर्ण पर आयात शुल्क में वृद्धि के पश्चात अभी स्वर्ण पर आयात शुल्क कितना हुआ है, कितना प्रतिशत हो गया है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 15% हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना? 15%। संघ सरकार ने स्वर्ण पर आयात शुल्क में वृद्धि की, और वृद्धि के पश्चात अभी स्वर्ण पर आयात शुल्क 15% है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। बजरंग कुमार को हाल ही में किस क्षेत्र में कांस्य पदक मिला? बजरंग कुमार जी को किस क्षेत्र में कांस्य पदक मिला है हाल ही में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कुश्ती के क्षेत्र में बजरंग कुमार जी को कांस्य पदक मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। अपने ही देशवासियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का प्रयोग करने के कारण कौन सा देश दुनिया की नज़रों में आया? अपने ही देशवासियों के खिलाफ जिसने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया, वो प्रयोग करने के कारण वो हमारे नज़रों के सामने आया, कौन सा देश? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारी दंगे भड़के जिसमें 40 लोगों की जान गंवानी पड़ी? 40 लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरनगर। याद रखना है, कहा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो मुजफ्फरनगर में भारी दंगे भड़के जिसमें 40 लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया कुख्यात आतंकवादी यासीन भटकल किस आतंकवादी संगठन से संबंधित रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियन मुजाहिदीन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए। भारत का वर्तमान केंद्रीय शतकर्ता आयुक्त कौन है? बताइए। विजिलेंस कमिश्नर पूछा गया है, कौन है भारत का वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रदीप कुमार। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा प्रदीप कुमार। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10।
वर्ष 2014 में आम चुनाव हेतु बीजेपी द्वारा किसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है? बीजेपी द्वारा वर्ष 2014 में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। लिप वर्ष में कितने दिन होते हैं? पूछा गया लिप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 366 दिन। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मली हम 365 दिन होता है, लेकिन लिप वर्ष जो होता है, लिप वर्ष, उसमें 366 दिन होता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। बैकग्राउंड वॉइस से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सॉरी, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी के मानदंड में मापी जाती है। बताइए क्या? सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी में मानदंड में मापी जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? बताइए। सवाल ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर रही हूँ। आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अपकेंद्री का अनुप्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में अपकेंद्री है, आपका ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय तरंग जो है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भूकंपीय तरंग। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? बताइए, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। सैन्य बलों को कदमताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है, इसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्या? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अनुनाद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया है? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वाट ने। किसने किया है भाप के इंजन का आविष्कार? जेम्स वाट ने। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के किस किस्म का उप परमाणु कण है? इलेक्ट्रॉन, बताइए। सवाल ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के किस किस्म का उप परमाणु कण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैक्स प्लैंक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी है, मैक्स प्लैंक करेक्ट आंसर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के संलयन पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिक के संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सवाल नंबर 21, ध्यान से देखिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया है। तो दोस्तों सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, 11 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो दोस्तों वो धातु है चांदी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चांदी में जो है उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23।
पुरातात्विक स्थलों में प्राप्त जैव अवशेषों की आयु के आकलन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। पुरातात्विक स्थलों में प्राप्त जैव अवशेषों की आयु के आकलन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो तकनीक है कार्बन डेटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? पूछा गया है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखना है। बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 25। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? बताइए। पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? आंसर बताने से पहले ध्यान से सुनिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डेली टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा घंटा इस टाइप का, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उस घंटे को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एड्स रोग जो है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एड्स रोग शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? पशुओं की शरीर योजना का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एनाटॉमी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पशुओं के शरीर का जो योजना का अध्ययन होता है वो उसे एनाटॉमी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सवाल नंबर 29 ध्यान से देखिए, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इससे पिछली वीडियोस को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो चैनल को और डेली क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पर। तैयारी जोरदार होती रहेगी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए सवाल नंबर 29 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन गैसों का समूह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? निम्नलिखित में से किस गैसों का समूह? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। पूछा गया था कि किन गैसों का समूह पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। सवाल नंबर 30 ध्यान से देखिए। बांस के रूप में वर्गीकृत है क्या? बताइए। बांस के रूप में वर्गीकृत है घास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।